नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज निर्मला सीतारमण ने इतिहास रच दिया, क्योंकि 9वीं बार लगातार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण ने भारत के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी तो सत्ता पक्ष में तालियों की गूंज थी और विपक्ष के खेमे में खामोशी। सियासत का दंगल यहीं से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इसमें मेक इन इंडिया, रोजगार, युवा, गरीब, किसान, भविष्य, विकसित भारत सबकी झलक और छवि नजर आ रही है। सरकार ने 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के साथ कई बड़े ऐलान भी कर डाले हैं। हालांकि इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन विपक्ष को बजट पूरी तरीके से बेकार लगा। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बजट से खुश नहीं। विपक्षी नहीं, बाजार भी बजट से बिल्कुल मायूस रहा। सेंसेक्स 1800 से ज्यादा अंक गिरकर बंद हुआ, निफ्टी भी टूट गया और बिखर गया। ऐसे में सवाल यह है कि बजट देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालेगा? क्या जब कल बाजार खुलेगा तो क्या कमबैक कर पाएगा? क्या एक बार फिर उठ पाएगा? लेकिन सवाल सियासी भी है कि क्या बजट को लेकर विपक्ष के बीच सकारात्मक राय बना पाएगी ये मोदी सरकार, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम रिफॉर्म बजट लेकर आए हैं। यूपी के सियासी गलियारे में मोदी सरकार के बजट का क्या असर होगा? क्या बजट में जो बताया गया है उससे ज्यादा छुपाया गया है? आखिर बंगाल, असम समेत चुनावी राज्यों में इस बजट का कितना असर पड़ सकता है? आज इन्हीं सवालों पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देखें। The Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. Develop 7 high-speed rail corridors to focus on our poor, underprivileged and the disadvantaged. Sir, with your permission. आज देश के सामने सिर्फ एक बजट नहीं रखा गया, देश के सामने भविष्य की एक तस्वीर रखी गई, जिसे पीएम मोदी विकसित भारत का खाका बताते हैं। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार इस बजट में विकास के साथ संवेदनशीलता को भी प्राथमिकता दी गई है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय। मेक इन इंडिया, निवेश और निर्माण पर जोर देकर सरकार इसे रोजगार और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव बता रही है। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बजट में विकसित भारत की रूपरेखा है, भारत के आधुनिक बनने की गाथा है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। भले ही इस बार पिछली बार की तरह नौकरी पेशे से जुड़े लोगों को इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली, लेकिन कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, टैक्स नहीं भरने पर केवल जुर्माना, पूंजीगत खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपए, कैंसर की 17 दवाएं सस्ती, छोटे शहरों पर बड़ा फोकस, राजकोषीय घाटे में कमी आएगी, 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, नौकरी विकास के लिए टूरिज्म पर फोकस, 20 नए जलमार्ग बनेंगे, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026.
मोदी सरकार के बजट पिटारे से सबके लिए कुछ न कुछ निकला है। अगले साल यूपी में चुनाव होने वाला है, इसलिए कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन विपक्ष इसे हकीकत से दूर मानता है। मैं कह सकता हूं, यह बजट समाज के प्रत्येक तबके को, युवा हो, महिलाएं हो, अन्नदाता किसान हो, उद्यमी हो, इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया नए भारत का, विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहे भारत का एक स्थिर लेकिन तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, क्या आपको लगता है कि एक भी पॉइंट उसमें से कहीं कटता है? ये गरीब का पेट कहीं नहीं भर सकते। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता। इस साल चंद महीने में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मानती हैं कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। What they said about 3 corridor, that is absolutely a garbage of lies, blatant lies. It is already on process. They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money, are saying big talk. They are giving us money. It is our money. मोदी सरकार के बजट को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बजट को दिशाहीन बता दिया। बजट पूरी तरह से राजनीतिक तौर से दिशाहीन है और पॉलिसी बैंक करप्सी का जीता जागता प्रमाण है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है मम्बो जम्बो। ये मम्बो जम्बो बजट है जो ना वित्त मंत्री को समझ में आया, ना देश को समझ में आया, ना मार्केट्स को समझ में आया, ना अर्थशास्त्रियों को समझ में आया। बड़े बड़े हैवी अंग्रेजी के शब्द जिनके मायने कुछ नहीं। बजट का बर्तन विपक्ष के खेमे में ज्यादा ढंढना रहा है। विपक्ष को इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे तो बिहार शब्द सुनने को ही नहीं मिला पूरे बजट में। आपने सुना क्या? तो बिहार के लिए कुछ भी नहीं था। तंत्र के द्वारा उनको बड़ी जीत मिली। मुझे भी उम्मीद थी कि शायद इतनी बड़ी जीत मिली है एनडीए को तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बिहार की महिलाओं के लिए महंगाई से निजात दिलाएंगे, बेरोजगारों के लिए रोजगार के, जिस तरह से इन लोगों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए एनडीए सरकार के तरफ द्वारा, तो कुछ काम होगा। डिसअपॉइंटिंग बजट था क्योंकि मुझे इस बजट से बहुत अपेक्षाएं थी। वैसे जैसे प्रधानमंत्री को बिग टिकट रिफॉर्म्स की अपेक्षाएं थी, और अगर प्रधानमंत्री से भी कोई ऑनेस्टली पूछेगा वो भी डिसअपॉइंट ही होंगे क्योंकि जो उन्होंने भी वादा किया था, और खास करके दुनिया भर हमें देख रही थी, वी आर गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट टाइम एंड इंडिया वुड शो दैट डायरेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ देने में या बढ़ावा देने या पुश करने के लिए उससे कुछ नहीं था। कोई दशा और दिशा नहीं थी बजट को लेकर। मोदी सरकार इसे भविष्य की नींव बता रही है, विपक्ष इसे वर्तमान से कटा हुआ दस्तावेज। अब सवाल यही है, क्या ये बजट विकसित भारत की तस्वीर बदलेगा या सियासी बहस को और गहरा करेगा? जितेंद्र बहादुर सिंह, मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बजट पर बात करने से पहले जरा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जालंधर पहुंच चुके हैं संत रविदास जयंती पर। वहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर बजट पर प्रधानमंत्री ने कुछ टिप्पणियां की है। उनका यह कहना है कि इस बजट से विकास को एक नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा है संत रविदास की जयंती पर वहां पर जालंधर में वो सभा को संबोधित कर रहे थे और किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट प्रधानमंत्री कह रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने पर इस बजट का फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए। में लाखों करोड़ की मदद दी गई है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है। बीते वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट बहुत अधिक बढ़ा है। इस बजट में भी निर्यातकों के लिए, एक्सपोर्टर के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से
हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बने, इसके लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। देश तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजट की वजह से कैसे किसान, महिला और बाकी वर्ग को भी फायदा होगा। जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर सरकार के तमाम मंत्री अब मीडिया में जाकर यह बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट 2047 के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और खास करके रिफॉर्म की प्लानिंग के लिए कैसे काम आएगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अभय दुबे, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। माधव आनंद, विधायक है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इकोनॉमिस्ट भी है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और उसके साथ साथ मेरे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर बिजॉन बिश्रा, कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला, हर बार मिडिल क्लास एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। पिछली बार मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर ये बजट आया था, एक तरीके से एक गिफ्ट उनको दिया गया था। लेकिन इस बार क्या इनकम टैक्स में राहत नहीं मिलने पर मध्यम वर्ग नाराज होगा? मिडिल क्लास को देखकर भी कई बार बजट पे कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन इस बार वो रियायत नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि जो पहले दी गई थी वो काफी होगी। दूसरा सवाल, मोदी सरकार के बजट का चुनावी राज्यों पर कैसा असर पड़ेगा? पहले ही ममता बनर्जी ने कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ वादे हैं, बाकी कुछ नहीं, और बंगाल को कुछ नहीं मिला है। तीसरा सवाल, बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मचा। जिस तरीके से 1800 पॉइंट नीचे सेंसेक्स शुरू हुआ, उसके बाद क्या कारोबार जगत नाखुश है? रिफॉर्म की बात की जा रही है, एक लंबा प्लानिंग की बात की जा रही है, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है कि क्या सचमुच में कारोबार जगत नाखुश है, और या फिर सिर्फ जो टैक्स लगा दिया गया है ट्रांजैक्शन पर, उसी के वजह से ये मार्केट गिरा हुआ है? ये भी हम पूछ सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर कई सवाल इसमें उठाए गए थे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम, आप ही से शुरुआत करेंगे। बजट शुरू होने के पहले आप हमारे साथ में थे, और बजट पेश होने के बाद भी आप हमारे साथ में हैं। सवाल मेरा एक रहेगा, 5, क्योंकि हम हेडलाइन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जरा 3 हेडलाइन बता दीजिएगा इस बजट की। देखिए, जैसा मैंने सुबह कहा था कि ये बजट जो है वो एक मैच्योर्ड इकोनॉमी का बजट है। इसमें नेशन बिल्डिंग का बजट है। ये कोई फ्रीबीज देने का बजट नहीं है, ये कोई पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा। ये देश को एक डायरेक्शन देने वाला बजट होगा। और इसी तरह से ये बजट जो है, और हमने कहा था जो इकोनॉमिक स्टिमुलस इस बजट में नहीं होगा, इसलिए कि सारे हैवी लिफ्टिंग जो है पिछले बार के 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया, जैसे आपका जीएसटी में रैशनलाइजेशन किया, राहत दी, इनकम टैक्स में राहत दी, और जो है जो इंटरेस्ट रेट में कट किया। तो सारे जो स्टिमुलस जो है वो दे चुके थे। इस बार एक डायरेक्शन, इस क्वार्टर का पहला बजट है, और इस बजट को बिल्कुल उसी नजरिए से देखना चाहिए कि ये जो पॉपुलिस्ट बजट है, ये नेशन बिल्डिंग का बजट है। और उसमें देखिए, जो सभी वर्ग के लिए खास के जो प्रायोरिटीज थी, वो मैन्युफैक्चरिंग, जॉब क्रिएशन के लिए, यूथ के लिए। आप देखिए, जहां पर इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इसलिए क्रिटिकल जो एरियाज है, जो इंपोर्ट है, उसमें हम आत्मनिर्भर बने और उस सक्षम बने, ताकि हम ज्यादा अपने आप यहां प्रोड्यूस करें और उसको कंज्यूम करें और बाकी एक्सपोर्ट करें। तो उस डायरेक्शन में किया है, इंडस्ट्री पे फोकस किया है, एसएमई में फोकस किया है, और इसी तरह से जितने भी इनिशिएटिव दिए हैं उसका फायदा जो है आम नागरिक को भी होगा, देश को भी होगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि मार्केट क्यों गिरा, देखिए, मार्केट गिरने के कई वजह होते हैं। मार्केट जो है कभी कभी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करता है, और वो जब वो एक्सपेक्टेशन गलत सही जो बिल्ड करता है वो उसमें दिखाते हैं। लेकिन आज के लिए कोई मार्केट के लिए कोई नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट मार्केट वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मार्केट के आप सारे रिपोर्ट्स पढ़िए तो मार्केट कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट सोच रहा था, जो एक्सपेक्ट कर रहा था वही उस पे खड़े हैं। सरकार ने सही बजट दिया है कि एक रिफॉर्म मेजर जो होने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से पॉलिसी इनिशिएटिव होने चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और ग्रोथ मोमेंटम होना चाहिए, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और खास के सप्लाई चेन पे बहुत बड़ा फोकस किया, और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा फोकस किया, एमएसएमई के भी लिए फोकस किया इसलिए। लेकिन एसटीटी नेगेटिव है, सबसे बड़ा एफएनओ पे लगाया, कैश मार्केट में नहीं लगाया बनेगा आज की स्थिति में, कि जब पूरे दुनिया में
जी आप जी मैं एक बात कह रहा हूं साहिल जी कि आप देखिएगा आज जो मार्केट गिरा, मेरा ऐसा सोचना है, चूंकि मैं मार्केट का आदमी हूं, कि आज जो बहुत कमोडिटी प्राइसेस जो है बहुत टूटे थे ग्लोबली, उससे बहुत सारे ब्रोकर ने अपना पोजीशन हल्का किया, इसलिए आज मार्केट थोड़ा सा ज्यादा गिरा है इसकी वजह से। लेकिन कल ये मार्केट पूरे तौर से बाउंस बैक करेगा, इसलिए कि बजट ही जो है वो रविवार के दिन मार्केट खुला ही इसलिए था कि बजट के एक्सपेक्टेशंस के साथ में मार्केट उस बजट के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, इसी के लिए दरअसल मार्केट रविवार के दिन भी खुला रखा गया था। हर बजट के दिन मार्केट चलता रहता है। ठीक। तो आज कोइंसिडेंस आपको पता है कि कमोडिटी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी है, मैं सुबह इस बार हम चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन ये बजट जो है, ये बजट बताता है कि जो है हमारा जो फोकस जो है जो कंजम्पशन पे भी हमारा फोकस, जो मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बार भी एलोकेशन बढ़ा है। हमारा फोकस जो है हेल्थ, एजुकेशन, हमारा फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारा तक एनर्जी सिक्योरिटी पे है, हमारा फोकस जो है बायो फार्मा पे है, हमारा फोकस जो ऐसे क्रिटिकल। कितना खर्च आपने पिछले कुछ सालों में किया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभय दुबे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच की शुरुआत की तभी उन्होंने इस बात की क्लैरिटी दे दी थी कि ये पीपल्स के लिए बजट है, ये पॉपुलैरिटी के लिए कोई बजट नहीं है, ये कोई लोगों को खुश करने के लिए हम बजट नहीं बना रहे हैं, यानी कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं होंगे उसमें। जरूरी नहीं है कि हर बजट पे कोई हेडलाइन होनी चाहिए, कई बार बजट में आप एक लॉन्ग टर्म विचार भी कर सकते हैं, और आपके सरकार के समय में भी कई बजट्स आए हुए थे, हर बजट में कोई बड़ी हेडलाइन नहीं होती थी। क्या आप इस बजट को इसी नजर से देखेंगे कि भाई कोई हेडलाइन नहीं है, कुछ है ही नहीं? हेडलाइन ना हो लेकिन डेडलाइन तो होनी चाहिए ना, वो डेडलाइन पर मैं आऊंगा। लेकिन इस सरकार की सत्ता की सरपरस्ती में बाजार गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, किसानों का मनोबल गिर रहा है, गरीब गिर रहा है, मजदूर गिर रहा है, व्यापारी गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की, चलिए लेटेस्ट डेटा पर बात करते हैं। ये मेरे पास दिसंबर मंथ का जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, बिल्कुल 1,74,000 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का अगर रिफ्लेक्शन देखना है आपको तो बहुत स्पष्ट डेटा मिलता है। इंपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन इसका 51,977 करोड़ रुपए, 51,000 मतलब अराउंड 52,000 करोड़ रुपीस है। और सर्ज कितना किया है पिछली, अगर उससे तुलना करें दिसंबर 24 से, तो लगभग 20%। ये क्या दर्शाता है कि पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंस आपकी जो इकोनॉमी है वो उसको खस्ता हाल कर दिया बेतहाशा इंपोर्ट करके आपने। और आपने कहा कि हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिवाइज स्कीम चालू की, 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा। उसमें हुआ क्या? स्क्रू ड्राइवर स्कीम थी, वो सारा का सारा आप इंपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर आपने मोबाइल में स्क्रू ड्राइवर लगाया और कहा कि हमने साहब मैन्युफैक्चरिंग, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया मोबाइल का। आपने दूसरी बात ये कही कि हमने हिंदुस्तान में सबसे अधिक स्टार्टअप, मतलब तीसरी सबसे बड़ी ऐसी व्यवस्था हो गई जो स्टार्टअप, तो स्टार्टअप में है क्या? मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट होता है क्या? 4 to 6% सिर्फ। या तो वो आपका ऐप पे बेस्ड है या सर्विस सेक्टर पर बेस्ड है, आपको मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं किया। और जो बैकबोन थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, 96% वर्क फोर्स है जिसका, 45% जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, 40% जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है, उसको आपने कोलैप्स कर दिया। और 10,000 करोड़ रुपए के सिर्फ प्रोविजन की बात करते हैं, उसको आपने रिवाइव करना था। और मोनोपोली स्टैब्लिश करके 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये अभी नवंबर 25 में आपने रिपोर्ट दी है, 826-150 करोड़ रुपए के सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसको मॉनिटर करते हो आप। आपने ये कहा कि उसका कॉस्ट एस्केलेशन 24 लाख करोड़ रुपए से 29 लाख करोड़ रुपए हो गई। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, रेलवे के हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के सारे मेजर जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं उनके प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। लेकिन आप एक मिनट आखिरी बात के लिए, खर्च क्या कर रहे हैं आप? आपने बजट का प्रोविजन, मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, आपने बड़ी बड़ी सुर्खियां ले ली,
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आज के दिनांक तक जब हम डिबेट कर रहे हैं 9% खर्च हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जहरीले पानी से लोग मर रहे हैं इंदौर में, और पैसा खर्च किया 2%। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन 24%। तो ऐसे 14 मंत्रालय जिनका 4 से लेके 24% तक पैसा खर्च किया। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आज दिनांक तक सिर्फ 50%, 1,90,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा, 51% पैसा आपने खर्च किया। यही हाल डिफेंस में भी किया आपने। डिफेंस में जो एक्चुअल्स हैं वो बहुत गंभीर परिणाम दिखा रहे हैं। आपने सोशल इंक्लूजन की जितनी स्कीम्स थी, ये आज आपने डेटा जारी किया है, उसमें प्रधानमंत्री अर्बन में पैसा कम कर दिया आपने, उसके अलावा अमृत योजना में कम कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन 5,000 से सीधा 2,500 करोड़ रुपए कर दिया। ऐसे सारे सोशल इंक्लूजन की स्कीम्स में भी आपने पैसा काटा। लेकिन अभय दुबे जी, सवाल अभी भी यही बनता है कि हर बजट हेडलाइन बजट नहीं होता है। जो रिफॉर्म्स कर रहा है, एक मिनट आता हूं आपके पास पे, कुछ आंकड़े मुझे भी रखने हैं। ये बात भी तो जवाब दूंगा। नहीं, मैं आता हूं आपके पास में, और आपसे जवाब भी लेना और कुछ आंकड़े भी मुझे आपके सामने रखने हैं। उससे पहले अभय दुबे जी, कहीं ना कहीं एक रोड मैप भी होता है। आज की स्थिति में पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, वही बात कहने की कोशिश हो रही है कि हर बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करिए, बड़े बड़े पैसे रिलीज करिए, और उसी से काम नहीं चलता है। आपको यह भी तो देखना होगा कि जीएसटी कलेक्शन आज की स्थिति में बढ़ रहा है। जनवरी महीने में आज जब हम बैठे हुए हैं, बजट के पहले 6.20% से ज्यादा बढ़ोतरी उसमें हुई है जीएसटी रेट्स पे कट करने के बाद में। तो इन सब चीजों को लेकर भी आपकी कोई भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी कलेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट होता ना, आपका इंपोर्ट ड्यूटी और सेस, उन दोनों को मिला लीजिए, 30% से ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन है, और वो बढ़ रहा है। अगर 20% बढ़ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? हम यही कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है। अच्छा बताइए, आपने और हमने डिबेट की थी, बहुत बड़ी सुर्खियां, 500 बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 4 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ उसका बताइए? 22,000 युवाओं को, 22,500 युवाओं को, ये आपका है। हम इसीलिए कह रहे हैं, और करनी में फर्क, कुल हेडलाइन नहीं, डेडलाइन बताइए। कुल मिलाकर जफर इस्लाम जी, कथनी और करनी में फर्क, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। कुछ नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जफर इस्लाम जी साथ में ही जवाब दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जरा एक बार पेट स्कीम्स जो थी सरकार की, उसकी वो स्कीम्स में आपके सामने रखना चाहता हूं। जल जीवन मिशन, जिसका जिक्र अभी किया गया था, आवंटन किया गया था, खर्च का प्लान था 67,000 करोड़ का, 67,000 करोड़ का। खर्चा कितना हुआ है जो इस बजट पे दिख रहा है? 17,000 करोड़ महज यहां पर खर्चा हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक दूसरी एक बड़ी योजना थी, 7,192 करोड़ का अनुमानित खर्च का प्लान किया गया था, सिर्फ 6,000 करोड़ यहां पर खर्चा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ का खर्च का प्लान किया गया था, 11,000 करोड़ का खर्च अब तक किया गया है और अब बजट आ चुका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 19,005 करोड़ का खर्च का आवंटन किया गया था, लेकिन 16,000 करोड़ खर्चा उसमें हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह भी एक बड़ी फ्लैगशिप योजना आपकी तरफ से बनाई गई थी, 54,832 करोड़ का खर्च का प्लान किया गया था, लेकिन खर्चा हुआ है सिर्फ 32,500 करोड़। और इसी के वजह से सैयद जफर इस्लाम, सवाल यह उठता है कई बार कि घोषणाएं तो बहुत होती है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात भी होती है, लेकिन जो योजनाएं बनाई गई है, जो योजनाएं बाहर आकर बताई जाती है कि योजनाएं हम फैलाएंगे, लेकिन उस पर खर्चा नहीं हो पाता है, उसके इंप्लीमेंटेशन का इशू अभी भी है बजट के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात में सच्चाई नहीं है। खर्चा होता है, क्वालिटी जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो होता है, और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के लिए, प्रोडक्टिव आउटकम के लिए, और वो हमारी सरकार करती रहती है। इसलिए देखिए, आरई और बीई में बराबर नंबर जो है चेंज होते हैं, इसलिए कि जिस तरह से ग्रोथ और जिस तरह से प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पिछले 11 साल से देखिए, जो आज अभी अभय दुबे जी कह रहे हैं, उनको अपने खंगाल के देखना चाहिए कि उनके समय में पॉलिसी पैरालिसिस थी। पॉलिसी मतलब कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता, तो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं, कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं, कोई रिफॉर्म मेजर्स नहीं लेते थे। आज इस सरकार जो है, मैं खुद ही कह रहा हूं कि हम पॉपुलिस्ट बजट से डाइग्रेस करके, हमें कोई फ्री बीज नहीं, हमें एक ऐसा बजट पेश करना था जो देश को आगे ले जाने वाला बजट हो, जो फ्यूचर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर देश बने, इसके लिए बजट पेश करना था, जो नेशन बिल्डिंग वाला बजट है। तो इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सारी चीजें जो है इनको खुद देखना चाहिए। आंकड़े अपने पास, अपने समय के इस समय से कंपेयर कीजिएगा, तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप लोग
देश में नहीं, आपके नेता लोग ज्यादा पैसा बनाते थे, देश में तो कुछ खर्च ही नहीं करते थे। यहाँ हर पैसा जो है, एक एक पैसा, एक एक पाई, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी अभय दुबे आपको। 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आज 12 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पर ही देश विकास के राह पर जा सकता है। आज की स्थिति में आपको इस बात को तो आपको मानना चाहिए कि 10 लाख करोड़ से कम देखिए 10 साल के भीतर। साहिल जी, ये देखिए, आप अगर ऐसे क्वांटम में बात करेंगे तो आपको जीडीपी की तुलना में आपका कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को देखना चाहिए, तो वो लगभग आपको सेम दिखाई देगा, लगभग सेम दिखाई देगा। एक बात, लेकिन अंतर ये आया है कितना परसेंट है, वो पूछ रहे कितना परसेंट जीडीपी की तुलना में कितना परसेंट? भाई आप ये देखिए 4.4%। जफर भाई डिलीवरेबल्स नहीं है ना। आप ये बताइए कि आपने जो प्रोमिसेस, सुनिए, आपने पिछली बार ये बताया पिछले बजट में कि ये जो बिहार के मेरे साथी हैं कि 21,400 करोड़ रुपए का पावर प्लांट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको जोड़ा, सरफेस ट्रांसपोर्ट को आपने जोड़ा, अकेले बिहार में 26,000 करोड़ रुपए। अरे साहब, वो पीर 35 का प्लांट आपने अडानी जी को दे दिया। बजट पे बात, मैं एक बात कर रहा हूं, ये बहुत कह रहे हैं सेमीकंडक्टर, फॉक्सकॉन और वेदांता का कब अनाउंसमेंट किया? 1,60,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान बनेगा सिरमौर देश का। 4 साल हो गए, क्या हुआ उसका? आपने एग्रीकल्चर में, अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, कृषि मंत्री जी को, पिछले 4 साल में पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी है 1,16,000 करोड़ सरेंडर कर दिए, जो 2020-21 में आपके टोटल बजट का 4.2%। सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे। आज 2% हो गया। ठीक है, आपने कहा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जवाब दे रहे हैं, आपने कहा कि सोलर पे ट्रांसफॉर्म, प्लीज उनको जवाब देने, कोई हमारा कैप, देखिए, हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका फोकस देखिए। हमने रेलवे में, देखिए पहली बात, रेलवे में देखिए हमने कंजेशन दूर किया, हमने न्यू ट्रैक्स बिछाए। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। स्पीड जो थी वो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर थी, अब एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर से ज्यादा 70 किलोमीटर पे है। एवरेज 70 किलोमीटर, तो आप सोचिए कितना बार आदमी, उसका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ जाती है और इनकम जनरेशन और राहत कितनी मिलती है आम आदमी को। दूसरी चीज, अगर आप देखिए रोड में सड़कें के जाल बिछ गए, इतने सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन में फायदा हुआ है लोगों को, आम आदमी को कितना आराम होता है हर जगह रोड कंस्ट्रक्शन के। तीसरी बात, आज जो 7 रेल कॉरिडोर की बात हुई है, सब सारे जो रेल कॉरिडोर जो बनेंगे उससे जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और जो अर्बन डेवलपमेंट होगा। चौथी बात, जो आज उन्होंने जो कहा है सिटी के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, खास के पर्टिकुलरली टियर 2, 3 सिटी के बारे में कहा है, टियर 1, टियर 2 सिटी के बारे में कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने तो कभी सोचा नहीं, गांव को गांव छोड़ दिया, शहर को भी शहर गांव बनाने में रहे। हम तो शहर को वर्ल्ड क्लास 260। एक बात और है, गिफ्ट सिटीज को, जो गिफ्ट के इलाके हैं, 20 साल तक टैक्स हेवन बना रहेगा। यह भी तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति देखते हुए, आगे कैसे जाना है उसको देखते हुए, इन्वेस्टमेंट आए इसी के नजर से तो यह बनाया हुआ है। लेकिन मेरा अगला सवाल दरअसल माधव आनंद को रहने वाला, मैं आता हूं बाकी मुद्दों पर, क्योंकि यह स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सवाल हम यह भी पूछ रहे हैं कि राज्यों को क्या मिला, चुनावी राज्यों को क्या मिला। ममता बनर्जी पहले से कह रही है, जिस तरीके से पिछली बार मखाना बोर्ड की घोषणा करने के बाद बिहार चुनाव में उसका कई बार उपयोग किया गया था, लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव में बताने के लिए उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन सवाल यह आपसे बनता है, क्योंकि आप राज्य से आते हैं, आप विधायक हैं, इस बार भी कई राज्यों ने यह डिमांड की थी कि हमारा हिस्सा 50% तक किया जाए। जो टैक्स कलेक्शन में राज्यों को पैसा दिया जाता है, 16 कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, आज भी वो 41% रखा गया है। 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 41% राज्यों का हिस्सा रखा गया था। क्या आपको नहीं लगता कि राज्यों को अब स्टेट फंड से ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, जबकि जी राम जी जैसी योजनाओं में अब राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा? केंद्र सरकार पूरा मुद्दा उठाने वाली नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मनरेगा का 30,000 करोड़ दिख रहा है सिर्फ इस बजट में। तो आपको नहीं लगता कि राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए? साहिल जी, सबसे पहली बात तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया। अगर
जो अभी वैश्विक स्तर पे जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, चाहे यूरोप का ले लें, मिडिल ईस्ट का ले लें, CIS कंट्री का ले लें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ले लें, तो उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला यह बजट है। यह बजट सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले दशक के आर्थिक नींव को रखने वाला बजट है। जो 2047 की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसको साकार करने वाला बजट है। दूसरी बात, इस बजट से सरकार यह भी संदेश देना चाहती है कि यह जो बजट है सिर्फ जो है विकास की ही, डेवलपमेंट की ही बात के साथ साथ जो आर्थिक अनुशासन है, जो एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, आर्थिक अनुशासन को भी बनाए रखने की ये बात कर रही है, जिससे निवेशकों का भी भरोसा बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन वो आर्थिक नियोजन जो है वो योजनाओं के पैसे कम करके नहीं होगा। मैं एक बार फिर अपने मुद्दे पर आता हूं जो मैंने आपको पूछा है, क्योंकि आप राज्यों से आते हैं। 41% से आप खुश है क्या? क्योंकि राज्य मांग कर रहे थे कि हमारा हिस्सा बढ़ना चाहिए, केंद्र को 50%, हमें भी 50%। देखिए, हमेशा कोई भी स्टेट हो, सब राज्य की इच्छा होती है कि हमको जितना मैक्सिमम केंद्र सरकार के तरफ से मिल सके तो सब स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की भी मजबूरी होती है। केंद्र सरकार सारे चुनाव लड़ते समय फिर जो पैसे बांटने मैं बता रहा हूं, उस वक्त दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं बता केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा कि भाई पैसा दीजिए। हर सरकार की इच्छा होती है। अगर फाइनेंस कमीशन से ही आपको मिल जाता तो हक से आप पैसे बांट सकते हैं। निश्चित रूप से हर सरकार के, बिहार के स्टेट होने के नाते या जहां से मैं आता हूं, हम लोग की भी इच्छा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार के माध्यम से या जितना अधिक राशि हम लोग को मिल सके। लेकिन चूंकि एक भारत सरकार का बजट है, यूनियन बजट है, यूनियन बजट में सारे राज्यों के बीच समायोजन करना पड़ता है। इसीलिए यह कहना कि यह सिर्फ बिहार या वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु, सभी के लिए, हाँ, हम लोग की इच्छा है, हम लोग की इच्छा है, क्यों नहीं इच्छा होगी? एकदम निश्चित रूप से इच्छा हम लोग की होगी, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करना वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री। एक मिनट आशुतोष, हर बार जब बजट आता है कोई ना कोई चुनाव होता है और हर बार हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बार चुनावी राज्य के लिए क्या है। बिहार के चुनाव तक तो कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा था, इस बार 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन कहीं भी केरल के बारे में रेयर अर्थ, वो एक कॉरिडोर बनाया गया है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का। बंगाल की बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन का एक नेटवर्क उनको दिया गया, लेकिन उससे ज्यादा, उसके आगे कुछ ज्यादा नजर नहीं आता है। स्पेसिफिक कारण आप नजर आते हैं या सचमुच में इस बार सरकार ने दांव खेला कि नहीं, हम पॉपुलिस्ट बजट नहीं बनाएंगे? भाई चुनाव देखिए साहिल, मुझे लगता है कि ये एक तरीके से मजबूरी का बजट है। अगर मुझे आज हेडलाइन लिखनी होती तो मैं ये लिखता कि बस आपकी छूट गई है, आप दौड़कर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। सीधी सी बात है। कितनी ट्रैजिक बात है कि 12 साल से सरकार है और रेयर अर्थ के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व हमारे पास है, 6.9 मिलियन टन। इमेजिन, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आज रेयर अर्थ मेटल को लेके दुनिया के नक्शे पे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। 12 साल में अगर हमने कोशिश की होती तो आज हम चाइना के बाद नंबर 2 कंट्री होते रेयर अर्थ को लेके, और हमारी लेवरेज अमेरिका से बढ़ गई होती। दूसरी स्थिति में बता दो, पिछले 12 सालों में हमने कहा कि हम 2047 तक जो डेटा सेंटर है उसको लेके हम टैक्स में हॉलिडेज देंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ दुनिया में 3% के आसपास है। अगर हमने पिछले 12 सालों में कोशिश की, अभी देखिए ना, विशाखापट्टनम में आ रहा है डेटा सेंटर, बाकी जगह पर भी डेटा सेंटर, ये सबसे बड़ी बात इस बजट के जरिए रखी गई है। तो फ्यूचरिस्टिक बजट इसीलिए के लिए तो कहने की बात हो रही है। चाइना ने चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो, रेयर अर्थ मेटल का मामला हो, सेमीकंडक्टर का मामला हो, AI चिप्स का मामला हो, आज से 15-20 साल पहले कोशिश की। हम लेकिन पिछले 12 सालों में क्यों नहीं कर पाए? मेरे सवाल पर एक बार फिर मैं लौटता हूं। इस बार 5 चुनावी राज्य, लेकिन उनका जिक्र उतना नहीं जितना पहले हमें दिखाई देता था। क्या इस बार सचमुच सरकार चाहती है कि पॉपुलिस्ट बजट नहीं होगा, आगे की प्लानिंग करनी होगी, या जो होगा वो 28 में देखा जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार को मजबूरी में कदम उठाने पड़े। हमने चूंकि वो बस मिस कर दी, इसलिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको आप देखिए, कुछ लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, केरला के अंदर चुनाव है, इसलिए सरकार जो है वहां पे जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात कर रही है। हकीकत क्या है कि जहां पर उसका रिजर्व होगा वहीं तो आप जाके कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेंगे। ये कॉरिडोर आज से 10 साल पहले क्यों नहीं बनाने की कोशिश की? मेरा सवाल प्रोफेसर साहिल जी, बड़े गौर से सुन रहे थे परफॉर्मेंस को लेकर जी, कि आप इतना बजटरी एलोकेशन किए, और अब आपने अभी चर्चा शुरू की है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी एक जिम्मेदारी है परफॉर्मेंस में। यदि स्टेट गवर्नमेंट को वो ड्रिंकिंग वाटर पे दिया गया है तो वो लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके कैपेसिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट फेल कर रहे हैं। तो वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे जगाएं, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। लेकिन सबसे हिडन बात जो आप बोल रहे हो कि क्या है, जो चुनाव राज्य आप कर रहे थे,
हर एक राज्य में ध्यान देकर उन्होंने मेडिकल टूरिज्म का बात किया, आयुर्वेदा का बात किए, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बात किए। ये सब कहाँ? केरला में मैक्सिमम है, हमारे कंट्री में मैक्सिमम वहां पर है और उनको मैक्सिमम फायदे मिलेंगे। और वो बोले कि अभी एक नेशनल लेवल का आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खोलेंगे, तो वो कहाँ खुलेगा ये देखिए आप, उसी राज्य में खुलेगा, तमिलनाडु, केरला, वहीं पर खुलेगा। क्योंकि जो अभी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हम लोगों का जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को लेकर फोर फ्रंट में लाना, वो इसमें आया है। मेडिकल टूरिज्म को लेकर टैलेंट को, हमारे यूथ के टैलेंट का, स्किल डेवलपमेंट, इतने मतलब फोकस आया इस बजट में जो हम कभी नहीं देखे। ठीक है। और वो टैलेंट क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट चले जा रहे थे विदेश में और वहां से उन लोग को मतलब यूज करके वो लोग एक फायदे ले रहे थे। एक जल्दी से बता दीजिए मुझे, क्योंकि लोगों को ये भी दिखाना है। आप बोलिए। एक चीज मुझे ये भी दिखानी है कि किस तरीके से ये पैसा आया कहां से है और उसके साथ साथ पैसा मतलब कहां पैसा जा भी रहा है इस बजट के भीतर। जरा एक बार मैं आता हूं आपके पास, जरा एक बार ये भी चीज दिखा देते हैं कि पैसा जो है उसका इस बजट के दौरान आया कहां से है। तो आप देख सकते हैं कि आमदनी वित्तीय वर्ष 26 में सबसे ज्यादा आमदनी उधारी और अन्य से यहां पर आई हुई है। पूंजीगत प्राप्तियों में 2%, आयकर से 21% और जीएसटी से 15% आई हुई है। कस्टम से 4%, गैर टैक्स राजस्व से 10%, कॉर्पोरेशन टैक्स 18% और एक्साइज ड्यूटी से 6%। लेकिन यह पैसा जाएगा कहां, यह भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आउटफ्लो जो रुपीस का हो रहा है वो खास करके सबसे ज्यादा केंद्रीय सेक्टर योजनाओं में 17% जाएगा, वित्त कमीशन अन्य ट्रांसफर्स में 7% जाएगा, टैक्स शुल्क में राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान में 20% तक, रक्षा में 11%, सब्सिडी में 6%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 8% और पेंशन में 2% जाएगा। सवाल यहां पर ही यही आता है अभय दुबे जी कि देखिए आज की स्थिति में भी सरकार केंद्रीय योजनाओं पर उस तरीके से खर्चा कर रही है, आमदनी के भीतर 17% तक उसमें खर्चा हो रहा है आज की स्थिति में। एक बहुत अच्छा सवाल मिश्रा साहब ने कहा कि राज्य सरकारों का भी दायित्व है। नीतीश कुमार साहब ने बाकायदा 12 पन्नों की चिट्ठी लिखी इनकी सरकार ने और ये कहा कि मोदी जी आप हमारी जो ग्रांट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की है वो 60-40 कर दिया है, हमारे पास मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं होता, 3.5 लाख करोड़ रुपए सरेंडर किए। अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं जिस राज्य से आता हूं मध्य प्रदेश, वहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा है 68,619 करोड़ रुपए, केंद्र को देना है 44,000 करोड़, मोदी जी ने दिया है आज दिनांक तक सिर्फ 9,000 करोड़। ठीक है, अब तो जल्दी से जवाब लेंगे, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। राज्यों को लेकर भी यह सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि भाई उनका हिस्सा कब मिलेगा। 16 फाइनेंस कमीशन में भी उनको अपना मौका नहीं मिल पाया है और आज की स्थिति में जो कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य की स्कीम्स, केंद्र की भूमिका नहीं मिलती है। जल्दी से 30 सेकंड है मेरे पास। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए हमारा जो है जो एलोकेशन दिया है स्टेट को सपोर्ट रहा है। हिस्टोरिकली बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको अंदाज होगा कि मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा स्टेट को जो है सपोर्ट किया है। और आप देखिए पिछले बजट पे भी एक बड़ा जो एलोकेशन था वो स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के बीच में जो, इसलिए कि डेवलपमेंट अकेले नहीं हो सकता। आप जल मिशन के बारे में बात कर रहे थे और भी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते थे, जब तक स्टेट एक्टिव नहीं होगा, बहुत प्रोडक्टिव नहीं होगा, ये सारे मिशन में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाएगी। खर्चा करने के लिए स्टेट का सपोर्ट जरूरी है और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट स्टेट को थोड़ा, मिशनरी को थोड़ा और एक्टिवेट करना चाहिए। इसलिए स्टेट सेंटर का रिलेशनशिप और स्टेट सेंटर का भागीदारी जो है उसके साथ साथ इस पर भी दरअसल नजर रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट में बार बार यह आता है कि राज्य सरकार भी अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से निभाती है और उस पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन इस बार का बजट सचमुच में एक पॉपुलिस्ट बजट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। कई सारे नए मुद्दे उसमें आए हुए हैं। स्किलिंग को लेकर सबसे बड़ी बातें इस बजट में की गई है। अगला बजट वो राह पर जाता है कि नहीं, उस पर भी नजर रहेगी। फिर रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।